थैंक यू सर। बैठिए। नमस्ते सर। नमस्ते। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम रवि सिहाग है? जी सर। रवि, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए हमें, ताकि हम सब आपके बारे में इतना जान लें कि आपसे बात कर सकें। और हम चाह रहे हैं कि आपसे उन मुद्दों पर ज़्यादा बात करें जिन पर आप इंटरेस्टेड है बात करने में। तो आप ये भी बताएं कि किन विषयों में आपकी रुचि ज़्यादा है बात करने में। सर मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडीएम, जिला श्रीगंगानगर का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर से किया है। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की और 1 साल आईआरटीएस के तौर पर काम किया। उसके बाद में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के में अभी मैं कार्यरत हूँ। और सर मेरी हॉबीज़ हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, वर्कआउट करना और स्मॉल स्केल फार्मिंग एक्सपेरिमेंट, एग्रीकल्चर के विषय पर मैं ज़्यादा रुचि रखता हूँ सर। आप IRTS में थे और आपने वो छोड़ के IDAS को चुन लिया। जी सर। ये बहुत अजीब सी बात नहीं लग रही सुनने में? क्योंकि जो सर्विसेज की प्रेफरेंस नॉर्मली हम देखते हैं पिछले कई सालों से, IRTS इनवेरिएबली IDAS से ऊपर होता है। जी और सर। मेरे ख्याल से आपके लिए भी रहा ही होगा शुरू में। तो फिर IRTS होने के बाद IRTS से रिज़ाइन करके IDAS को चुनना, डिफेंस अकाउंट्स को चुनना, ये एक प्रैग्मेटिक फैसला था, सर्विस ओरिएंटेड फैसला था, या कुछ और निहितार्थ हैं इसके पीछे? सर मेरा जो उद्देश्य था वो सर मुझे आगे तैयारी शुरू करनी थी। आईआरटीएस में सर एक डायनेमिक सर्विस है, टाइम कंज्यूमिंग सर्विस है। उसमें सर मैं अपनी प्रिपरेशन को जारी नहीं रख पाता। तो इसलिए सर लागत लाभ विश्लेषण के आधार पर और इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, तो सर मुझे अच्छे इसमें प्रोस्पेक्टस लगे। तो इस वजह से सर मैंने ये सर्विस ज्वाइन की थी। तो बेसिकली आपने IDAS इसलिए चुना कि टाइम आराम से मिल जाता है, काम कम करना पड़ता है और मैनेज हो जाता है। जी सर। तो ये बात सही साबित हुई उस सर्विस में आने के बाद? जी सर, ये बात सही साबित हुई है सर। मैं इस बार का मेरा मेंस अच्छा गया है और अभी मैं इंटरव्यू में हूँ। तो मैं मानता हूँ कि मैंने सही फैसला लिया था। तो अभी आप ट्रेनिंग पे हैं या सर्विस में आ चुके हैं? जी सर, मैं सर्विस में आ चुका हूँ, अभी ट्रेनिंग पे हूँ। मतलब ट्रेनिंग जो एकेडमी की है उसमें है या अभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग में चले गए हैं? सर मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग में हूँ, अभी PCDA वेस्टर्न कमांड के अंडर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर। कहाँ पोस्टेड हैं? सर चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। ये बताएं कि रेलवे में बहुत समय तक एक समस्या चलती रही जिसको हम डिपार्टमेंटलाइजेशन या कंपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं। इसमें दिक्कत थी कि रेलवे अकाउंट्स के लोग, रेलवे पर्सनल के लोग, रेलवे जो बाकी सर्विसेज हैं, ट्रैफिक के लोग या इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग, उन सब में इतना गुटबाजी होने लगी कि रेलवे के लिए मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो फाइनली एक फैसला हुआ कि हम इन सब सर्विसेज को मर्ज करके, पुलिस को छोड़ के, RPF को छोड़ के IRMS बना देते हैं, रेलवे मैनेजमेंट सर्विस बनाते हैं, जो कि बन भी गई है। इस बार से वो उसकी वैकेंसीज भी आ गई हैं। आपको नहीं लगता कि डिफेंस में भी ऐसा कर देना चाहिए? डिफेंस अकाउंट्स, डिफेंस एस्टेट्स और फिर आर्म फोर्सेज हेडक्वार्टर सर्विस, इन सब की क्या ज़रूरत है अलग अलग? एक ही क्यों ना कर दें इन सबको? मतलब जो नॉन बैटल फील्ड सर्विसेज हैं, जो बैटल फील्ड की हैं वो तो अलग है, लेकिन जो बैटल फील्ड में लोग नहीं जाने वाले हैं, जिनको सिविलियंस आपकी मतलब लैंग्वेज में सामान्यतः कह देते हैं, उन सर्विसेज को अलग अलग रखने का क्या प्रयोजन हो सकता है? कुछ प्रयोजन जो बताए जाते हैं, वो पहला ये है कि डिफेंस एक बहुत बड़ा सेक्टर है। रेलवे भी बड़ा सेक्टर था, लेकिन रेलवे का बजट पिछले कुछ दशकों से क्रमिक रूप से घटा है। तो इस वजह से रेलवे की सर्विस का मर्जिंग किया गया था, क्योंकि सर रेलवे के बोर्ड में सर्विसेज को लेकर काफ़ी टकराहट रहती थी। तो प्रतिभा के आधार पर बोर्ड में चयन नहीं हो पाता था। 1905 से जो बोर्ड चल रहा था उसमें सुधार अपरिहार्य हो गए थे। डिफेंस के स्तर पर सर ये बातचीत चल रही है कि डिफेंस की सर्विसेज को मर्जिंग किया जाए। उसमें एक मुख्य मुद्दा है कि जो अकाउंटिंग सर्विसेज है उनको मर्ज करने का मुद्दा भी शामिल है। उसके अलावा जो स्टेट सर्विस है उसमें भी डिफेंस पर्सोनल्स का कहना है कि उसमें जो डिसीजन लेने की पावर है वो आर्मी पर्सोनल्स को दी जाए, ताकि जो निर्णय हैं वो त्वरित रूप से लिए जाए। सर इसके आगे जो भी संभावनाएं हैं वो आगे देखनी पड़ेगी कि किस प्रकार। तो आपकी राय में इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, इन सब को मर्ज कर दें और ऑडिट अकाउंट्स को भी शायद इनके सबके साथ मर्ज कर दें, वो ज़्यादा अच्छा उपाय है, या डिफेंस की सर्विसेज को आपस में मर्ज करना बेहतर है? क्योंकि इसका भी लॉजिक समझ नहीं आता जब सिविल अकाउंट्स है कितना है मैडम। डिफेंस का बजट टोटल 5,25,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें 1,60,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में है। और कितना हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं डिफेंस में? मैडम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 60% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। उसके अलावा बाकी हम लोग घरेलू बाजार से उत्पादित करते हैं। एक्सपोर्ट के एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, लेकिन टोटल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट का 0.2% इंडिया का शेयर है मैडम। बहुत कम है। जी मैडम।
ऐसे कोई 3 तरीके बताएं जिससे कि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। मैडम, पहला जो सरकार जिन पे काम भी कर रही है, पहला की है कि जो स्थानीय उद्योग हैं उनको हमें बड़ी मात्रा में सरकारी जो PSUs हैं या स्वतंत्र रूप से उनको उत्पादन में लगाना होगा। दूसरा, विदेशों के साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जो एग्रीमेंट है उनको साइन करने पड़ेंगे। और तीसरा, मैं ये मानता हूँ कि एक व्यापक इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम लोग एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं। क्या अभी हाल ही में हमने कुछ एक्सपोर्ट किया भी है या एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी के लिए? जी मैडम, फिलीपींस के साथ में $375 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। उसके अलावा आर्मेनिया के साथ में सवाती रडार का हमने एग्रीमेंट साइन किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप तो बहुत सारे डिफेंस सिस्टम्स के बारे में जानते होंगे। ऐसे कौन से 5 वेपन सिस्टम्स हैं इंडियन डिफेंस के पास जिन्हें हम अपनी सुरक्षा का स्तंभ मान सकते हैं? मैडम, आर्मी के स्तर पर बोलूँ तो T-90 टैंक और अर्जुन टैंक है, वो मेन स्तंभ है। उसके अलावा जो हमारी IMDB कार्यक्रम के तहत जो मिसाइल्स हैं वो दूसरा रक्षा का स्तंभ है। तीसरा, जो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन है वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। चौथा, एयरफोर्स के स्तर पर राफेल विमान है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ है। और पांचवा, जो हमारा रडार सिस्टम है जो कि दुश्मनों और अवॉक सिस्टम है, वो हमारी रक्षा का स्तंभ। बिल्कुल सही। अगर आपका चयन हो जाता है, आपको एक जिले का, अपने ही जिले का कहिए, DM बना दिया जाता है, तो आप महिला सशक्तिकरण के लिए क्या एकदम कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएंगे? मैडम, मैं सबसे पहले मेरे ऑफिस से स्टार्ट करूंगा। मेरे ऑफिस के अंदर जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं, मैं उनको प्रोत्साहित करूंगा और एक समिति बनाऊंगा जिसमें महिला सदस्यों को रखकर इस कार्य के लिए एक योजना तैयार करूंगा। उसके बाद में मैडम, मैं जितने भी SDM और BDO हैं उनके स्तर पर एक मीटिंग लूँगा और उन्हें अपनी योजना के बारे में बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण काम मैडम मैं जो करूँगा वो ग्राम सभा के स्तर पर करूँगा। ये देखा जाता है कि ग्राम सभा की मीटिंग्स गाँवों के स्तर पर बहुत कम मात्रा में होती है। मैं खुद वहाँ पर कुछ गाँवों का दौरा करूँगा और कुछ गाँवों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर वैल्यूएबल इनपुट लूँगा और वहाँ पर जो सरकार की योजनाएं हैं और जो कार्यक्रम हैं उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। दूसरा, महिला साक्षरता के स्तर पर मैं जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके अच्छे से इम्प्लीमेंट के लिए एक प्रगति रिपोर्ट भी मंगवाऊंगा। तीसरा, जो विमेन का हेल्थ है उसमें जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जैसे आशा कार्यकर्ता है, ANM कार्यकर्ता है, उनको एक प्रकार से प्राइज की व्यवस्था करके उनको अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करूंगा जिससे ये काम अच्छे से कर पाऊंगा। अच्छा, अगर इकोनॉमिक, एजुकेशनल एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल एम्पावरमेंट से किसी एक को चुनना हो महिलाओं के लिए, किसे चुनेंगे? मैडम, मैं एजुकेशनल एम्पावरमेंट को चुनूंगा। अच्छा, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट को नहीं चुनेंगे? मैडम, अगर एक को चुनना होगा तो एजुकेशनल एम्पावरमेंट को चुनूंगा। ठीक है। एक बॉडी बनाई है सरकार ने। मैं एक मिनट सर। आइए। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। कैसा अनुभव रहा? सर, अच्छा अनुभव। ठीक है, अब कुछ कहने को बचा नहीं है, कहने सुनने को बचा नहीं है। जी सर। तैयारी तुम्हारी बहुत शानदार है सर। सही आंसर दिए, सोच समझ के दिए और दिल पे नहीं आता था। कोई ऐसी वजह नहीं है कि इस बार वो बात मतलब असाध्य में ना सध जाए। जी सर। इस बार तो सधनी चाहिए। मेंस तुम्हारा इस बार जबरदस्त हुआ ही है। जी सर। है ना? तो कोई ऐसी वजह नहीं है। कुछ जो छोटी मोटी बातें हैं वो बताएंगे। जैसे तुम जब आए थे 2 बटन लगा रखे थे। जी सर। उसको खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो एक उपाय हो सकता है कि एक ही बटन लगाओ ताकि वहाँ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। सर, आज ही मन लगा था, वैसे मैं खुला ही रखता हूँ सर। हाँ, तो खुला भी ठीक। 2 बटन में कहीं खोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है और वो 1-2 सेकंड भी थोड़े से ना कभी भी चुभ सकते हैं किसी को। जी सर। बाकी सिटिंग वीटिंग ठीक है। ड्रेस तो आपकी शानदार है, बहुत ही बढ़िया ड्रेस है, कहीं कुछ कहने की बात ही नहीं है। और शुरू में पहले 2-3 मिनट में 2 शब्दों का उच्चारण गलत हुआ था। जी सर। अब तब सवाल मैं ही पूछ रहा था, मैं लिख नहीं पाया, तो बाद में मुझे एक तो याद आ गया। आप बाकी रिकॉर्डिंग में देखना। जी सर। एक तो प्रोस्पेक्ट्स बोलना था, प्रोस्पेक्टस आपने बोला था। जी सर। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। एक हिंदी का शब्द था, मैं वो मिस कर रहा हूँ। वीडियो देख के आपको समझ में आएगा। मुझे भी लगा था, बट मैं खुद बोल रहा हूँ सर की क्या। देखो, एक तो उच्चारण की गलतियां क्या हैं, जो रीजनल टच होता है उसको हम गलती नहीं मानते। जी सर। जैसे एक शब्द है परिपक्व, अब वो राजस्थान का व्यक्ति जब बोलता है परिपक्व ऐसे कुछ बोलता है, वो तो रीजनल टच है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक शब्द आया था, एक बार आप देखेंगे तो समझ में आएगा, कुछ मिस्टेक थी, बस वो देख लेना। IDAS IRTS आपने बड़ा अच्छा बताया, पर ये वाला तर्क जो है कि IDAS में काम कम करना पड़ता है, इस पर
रीथिंक कर लो। सर मैंने ये तो बोला ही नहीं था कि काम करना पड़ता है, मैंने कहा सर वो ज़्यादा उसमें काम मतलब टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है सर वो। हाँ, लेकिन भाव तो वही आता है। इससे अच्छा उत्तर मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ जी सर। लेकिन एक बार सोचो इस पे। सर ईमानदार अच्छा आंसर यही है, बाकी मैं और सोचता हूँ सर। हाँ, ईमानदार आंसर खैर ये है ही। जी सर। तो कोई बात ही नहीं। आईडी ES ID AS AFH की वो ठीक था। आपने डिफेंस में तो काफ़ी अच्छी तैयारी कर ली है, बहुत बढ़िया तैयारी डिफेंस पे। हिजाब वाला भी आपका एनालिसिस ठीक था। उसमें बस ये ध्यान रखना कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास यूनिफॉर्म लगाने का अधिकार है तो वो ऐसा कर सकता है। जी सर। ये कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है। अगर वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे। जैसे अभी भी केंद्रीय विद्यालय में हिजाब अलाउड है जी सर। उसके रूप में, उसके बाद वहां से तलाक मिलेगा, फिर वो व्यक्ति अपनी पत्नी से पुनः शादी कर पाएगा। इसको बोलते हैं हलाला। जी सर। तो 3 तलाक वाला मामला नहीं है, वो अलग चीज़ है 3 तलाक वाली। ठीक है। और अपने गांव का जिक्र बहुत अच्छा हुआ। डिफेंस बजट वगैरह आपने बड़ा अच्छा बताया। विमेन एम्पावरमेंट बहुत ही अच्छा बताया। रंगीला राजस्थान बड़ा, मतलब आंसर ऑफ द डे तो वही था कि प्रकृति ने केवल भूरा रंग दिया है, बाकी हमने भर लिया। इतना बढ़िया आंसर दिया, मजा आ गया सर। ये आज ही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इस आंसर को। अरे वाह। जी सर। मतलब प्रश्न भिड़ गया आपका। जी सर। पेपर लीक हो गया है ना। आपकी जो फिजिकल ट्रेनिंग वाला है वो भी अच्छा है। जहाँ उसमें आप फंसे थे हार्ट और लंग्स वाले मामले में, बहुत जल्दी आपने मैनेज कर लिया माफ़ी मांग के। जी सर। वो ठीक किया। उसमें तो हार्ट और लंग्स की भूमिका ज़्यादा होती ही इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा सा अपेक्षा थी। UPSC